दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था विकारी और अविकारी शब्द, जिसमें से हमने विकारी शब्द कर लिए थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम प्रारंभ करेंगे अविकारी शब्द। तो चलिए मित्रों, बिना समय गंवाए हुए करते हैं अपना टॉपिक आज का स्टार्ट। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय शब्द। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अविकारी शब्द। अब ये क्या होता है सर? अब देखिए, इसको हम उदाहरण के माध्यम से, अच्छे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। चलिए पहले इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए सबसे पहले परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। लिखिए ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, वाक्य में ऐसा शब्द आ जाए जिन पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, अर्थात कोई विकार, अर्थात कोई विकार, अर्थात कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी कहते हैं या अव्यय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अव्यय। अब देखिए, अव्यय क्या लिखेंगे? अव्यय शब्द। चलिए लिखिए अव्यय शब्द। क्या लिखेंगे? अव्यय शब्द। अव्यय। अब देखिए इसका अर्थ समझिए। अव्यय शब्द। अव्यय शब्द। अब अ का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। और व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च या विकार। खर्च या विकार या परिवर्तन कह सकते हैं, या परिवर्तन। अब देखिए, अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च, विकार या परिवर्तन। अब ऐसे शब्द वाक्य में आ जाएं जिन पर लिंग वचन काल कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए आगे उदाहरण देख लेते हैं, एक दो साथ साथ में लिखते जाएं। बढ़िया नोट्स बनाते जाएं, बढ़िया क्यों, ताकि दोबारा बनाना ना पड़े। चलिए क्या लिखते हैं? उदाहरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उदाहरण लिखते हैं। लिखिए उदाहरण। क्या लिखते हैं? उदाहरण। नंबर 1 लिखिए गीता भी बाजार जाएगी। क्या करेगी? गीता बाजार जाएगी। अब देखिए दूसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं। राम
और श्याम, राम और श्याम दोनों क्या हैं? भाई हैं। राम और श्याम दोनों भाई हैं, भाई हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। जब रमेश आएगा तब सपना जाएगी, जब रमेश आएगा तब सपना जाएगी। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि भी और जब तब ये क्या है, इन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे गीता स्त्रीलिंग है फिर भी बाजार जाएगी, यहाँ पर हम कहते राम भी बाजार जाएगा, तो भी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर स्त्रीलिंग हो सकता था, जैसे गीता और सीता दोनों बहनें हैं, और में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे अब इनको उल्टा करके देख लेते हैं, जैसे जब सपना आएगी तब रमेश जाएगा, तो इनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बढ़िया बढ़िया सारणी बनाना है। यहाँ पर आप लिखिए अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या लिखेंगे? अव्यय शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लिखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखिए नंबर 1 पर अपना आता है क्रिया विशेषण। कौन सा आता है? क्रिया विशेषण। अब नाम से स्पष्ट है कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। नंबर 2 पर आता है अपना समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। नंबर 2 पर कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक। नंबर 3 पर हो गया संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। और नंबर 4 पर अपना हो गया विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब इनको भी आगे भागों में बांटा जाता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आराम से करेंगे, बढ़िया बढ़िया करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इतना लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आपको ऐसे ही सारणी बनानी है बढ़िया बढ़िया। चलिए चलते हैं आगे। लिखिए भाई, क्या लिखेंगे? क्रिया विशेषण में लिखिए क्रिया विशेषण के कितने भाग? 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। लिखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। बढ़िया बढ़िया लिखना है, बढ़िया बढ़िया सारणी बनाइए। नंबर 1 लिखिए कालवाचक। कौन सा लिखेंगे? कालवाचक। लिखिए कालवाचक। अब इसको अपने कहानी के माध्यम से समझेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। काल के बाद स्थानवाचक। काल के बाद कौन सा वाचक? स्थानवाचक। इसके बाद लिखिए रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक। इसके बाद लिखिए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक वही जो अपने परिमाणवाचक विशेषण किया था, वही परिमाणवाचक। चलिए अब ये समुच्चय बोधक है, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। लिखिए नंबर 1 है समानाधिकरण। समानाधिकरण। कौन सा? समानाधिकरण। लिख लिया समानाधिकरण। अब लिखेंगे 2 नंबर पर व्याधिकरण। अब ये व्याधिकरण, व्याधि कौन करे हो ज़्यादा? आप इन आराम से समझेगा।
थे, देखोगा आराम समझ में आ जाएगा। चलो ये मोटा मोटा डायग्राम है, आपने बना लिया। ये क्रिया विशेषण के भेद हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? लिख लेना भाई, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। चलिए भाई आगे चलते हैं, आराम से लिखना है, बढ़िया बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण और फिर क्रिया विशेषण के भाग। चलिए चलते हैं। नंबर 1 लिखिए क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण। लिखिए क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण। अब परिभाषा लिखाने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु लिखा देते हैं, लिख लीजिए। ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्रिया की विशेषता कैसे बताएंगे। देखिए क्रिया के विशेषण के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब देखिए उदाहरण मतलब 2-4 शब्द लिख लेते हैं एक बार, बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सारे क्या हैं? क्रिया विशेषण हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। चलिए अब आगे क्रिया विशेषण के कितने भाग? 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। अब इनको एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, अच्छी सी स्टोरी, एकदम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में। चलिए चलते हैं। नंबर 1 लिखिए काल। कौन सा? कालवाचक। कौन सा? कालवाचक। अब ये कालवाचक क्या काम करेगा भाई वाक्य में? देखिए लिखिए भाई। अब देखो इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ अपने नाम के आधार पर ही पता चल रहा है। क्या है कि काल अर्थात समय बताएगा। किसका समय बताएगा? क्रिया विशेषण का समय बताएगा। चलिए लिखिए ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के समय का बोध कराए। किसका बोध कराए? क्रिया विशेषण के समय का बोध कराए। उसे क्या कहते हैं? उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए अब बारी आती है उदाहरण की। किसकी आती है? उदाहरण की। अब उदाहरण अपने ज़बरदस्त करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। चलिए लिखिए नंबर 1 लिखिए। क्या लिखेंगे? उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। लिखिए आज, बढ़िया बढ़िया लिखना है। आज मेरी शादी है। क्या है? शादी है।
अब देखिए ये समय का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा। ये शब्द वह अभी वह अभी तो आई है, वह अभी तो आई है। अब देखिए इसमें अभी शब्द है वो क्या है, अव्यय शब्द है, क्योंकि इसको खर्च नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर पुल्लिंग रखें अर्थात वह अभी तो आया है, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये क्या है, अव्यय शब्द है। अब कुछ क्रिया विशेषण लिख लेते हैं जो समय का बोध कराते हैं। आई बात समझ में? चलिए लिखते हैं। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। कौन से शब्द? क्रिया विशेषण शब्द। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। क्योंकि ये लिखोगे तो आप अपने आप वाक्य बना लोगे। जैसे वह अभी तो आया है, वह कल जयपुर जाएगा, तुम कब दिल्ली आओगे, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। इसलिए आप वो शब्द लिख लें। लिखिए कल प्रतिदिन प्राय लगातार, जैसे वह हमारे घर के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा है, तो समय का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा? लगातार। अभी क्या लिखेंगे? अभी आगे लिखिए तुरंत आगे लिखिए पहले। क्या लिखेंगे? पहले, बाद में, अब, कब। ये सारे के सारे क्या हैं? यहाँ पर आदि लिख लेना भाई, आदि। यानी कि बहुत से शब्द होते हैं जो काल का बोध कराते हैं। काल अर्थात समय का जो बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? कालवाचक अव्यय शब्द। अब हम बढ़ेंगे आगे किसकी ओर? काल के बाद कौन सा आता है? काल के बाद आता है हमारा स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। लिखिए स्थानवाचक। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए पहले काल था वो उसने किसका बोध कराया था? समय का बोध कराया था। अब स्थान है तो स्थान का बोध कराएगा। आपको उलझने की आवश्यकता तो कहीं है ही नहीं, आपको पता चल जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। काल तो समय, स्थान का रीति जो अपनी परंपरा चली आ रही है। परिमाण का मतलब है नापतोल संबंधी अपने परिमाणवाचक विशेषण किया था, वो नापतोल में आ जाएगा। बस इसके नोट्स आप साफ साफ बना लें ताकि जब आप परीक्षा देने जाओ उससे पहले आप फटाफट एक रीडिंग लगा लो। क्योंकि उस समय क्या, समय बहुत कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करें, आप नोट्स बना लें। आपको पढ़ने के लिए पढ़ाई को समय देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट वीडियो देखा फटाफट आगे चलें, ऐसे ना तो समझ में आएगा। आप बीच के अभिमन्यु रह जाएंगे। बीच में छोड़ के जाएंगे तो क्या रह जाएंगे? अभिमन्यु रह जाएंगे। तो अभिमन्यु से 2 पंक्तियाँ याद आ गई, सुनिए। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तो हम आपको ये कह जाएंगे, अगर वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तो हम आपको ये कह जाएंगे, अगर अर्जुन की तरह युद्ध लड़ना है तो वीडियो पूरा देखना, वरना आप अभिमन्यु के अभिमन्यु रह जाएंगे। चलिए स्थानवाचक में क्या होगा? स्थान का बोध कराएगा। लिखिए ऐसे अव्यय शब्द जिनसे किसका ज्ञान प्राप्त होता है भाई? जिनसे क्रिया के घटित होने का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने का
क्रिया के घटित होने का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान, अर्थात नॉलेज मिलता है। क्रिया कहाँ घट रही है, ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए अब देखो उदाहरण, अपने उदाहरण में ही सबसे ज़्यादा आनंद आता है। उदाहरण लिखिए, बढ़िया बढ़िया लिखो। उदाहरण नंबर 1 क्या लिखेंगे? मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर उसके उसके घर के पास है। मेरा घर उसके घर के पास है। अब ये देखो, ये स्थान का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा? चलिए लिखिए नंबर 2, जैसे रजनी, रजनी छत के ऊपर, छत के ऊपर घूमती घूमती रहती है। रजनी कहाँ घूमती रहती है? रजनी छत के ऊपर घूमती रहती है। अब देखिए यहाँ घर पास, यहाँ पर छत ऊपर, अर्थात स्थान का बोध करा रहे हैं कि रजनी कहाँ घूमती है? रजनी छत पर घूमती है। मेरा घर उसके घर के पास है। मेरा घर कहाँ है? उसके घर के पास है। रजनी छत पर घूमती रहती है। इस प्रकार स्थान का बोध कराएंगे। ऐसे अव्यय शब्द को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब स्थान का बोध कराने वाले अनेक शब्द होते हैं, कुछ एक लिख लेते हैं। चलिए लिखिए भाई, साथ साथ में लिखना है, साफ साफ लिखना है। ऐसा ना हो कि आप फटाफट लिख लो और बाद में आपके समझ में ना आए। चलिए लिखिए। अन्य शब्द क्या लिखेंगे? अन्य शब्द लिखिए। अन्य बहुत सारे शब्द होते हैं जो स्थान का बोध कराते हैं। चलिए लिखिए, अन्य शब्द कौन कौन से लिखेंगे? लिखिए, ऊपर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, नज़दीक, ये भी स्थान का ही बोध कराते हैं। नज़दीक, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पास, क्या लिखेंगे? पास, दूर, सामने, मेरे घर के सामने वाली खिड़की, इनकी स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। अंदर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर आदि, यानी कि बहुत सारे शब्द होते हैं जो स्थान का बोध कराते हैं। आपको उनसे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द आ जाएं, आपको पता चल जाएगा। मेरा घर विद्यालय से दूर है, मेरे सामने वाली खिड़की हमेशा खुली रहती है, घर के अंदर चोर घुस गए हैं, घर के बाहर का दरवाज़ा खुला है। यानी कि ऐसे अनेक शब्द होते हैं, अनेक उदाहरण होते हैं। इनके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर था हमारा रीतिवाचक। कौन सा था? रीतिवाचक। चलिए भी रीतिवाचक लिखिए। ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या कह सकते हैं रीति का बोध कराए। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति का क्या कराए? बोध कराए, ज्ञान करवाए, उसे क्या कहते हैं? बोध करवाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो रीति या विधि का ज्ञान करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखो इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लिखिए, उदाहरण लिखिए भाई। उदाहरण से सबसे ज़्यादा हर चीज़ उदाहरण से ही समझ में आती है। जीवन में जो सीख मिलती है वो भी लोगों को देखकर मिलती है। चलिए लिखिए, तुम बहुत धीरे धीरे चलती हो। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। तेज कदम बढ़ाओ। तेज कदम बढ़ाओ। तेज कदम बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि झटपट पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? झटपट पहुंचना है। झटपट पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? घर पहुंचना है। झटपट पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? अर्थात जल्दी पहुंचना है। अब देखिए, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तेज कदम बढ़ाओ, झटपट पहुंचना है। अब देखो ऐसे वाक्य। अब इसमें आपको रीति अर्थात विधि अर्थात परंपरा का ज्ञान करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? अब इसमें देखिए, धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे को आप बदल नहीं सकते। तुम बहुत धीरे धीरे चलती हो, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। अब देखिए, तेज कदम बढ़ाओ। तेज कदम बढ़ाओ। कैसे कदम बढ़ाओ? तेज कदम बढ़ाओ। झटपट पहुंचना है। झटपट पहुंचना। अब ऐसे नहीं कह सकते आप झटपटी पहुंचना है ना? तो इसलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन से हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए भाई नंबर 2 उदाहरण। वह अचानक मिल गई। वह अचानक मिल गई। कहीं खोई हुई थी भीड़ में और अचानक मिल गई। अब यह शब्द क्या है? एक परंपरा का बोध करवाता है अर्थात रीति का बोध करवाता है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। काश, ये शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। काश वह मेरे घर आता। काश वह मेरे घर आता, यानी कि किसी और के घर चला गया। अब देखो, काश मेरे घर आता। अब ये शब्द है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये परंपरा का बोध करा रहा है अर्थात रीति का बोध करा रहा है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं बढ़िया सा। जैसे अपने कई बार कह देते हैं ना, दरअसल बात वही निकली। दरअसल बात वही निकली, यानी कि जो मैं सोच रहा था वही बात निकल गई। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वीकार के इसमें आएंगे। किसी चीज़ को अगर हम मना करते हैं वो भी इसमें आएंगे। किसी चीज़ का निश्चय होता है वो भी इसमें आएगा। अनिश्चय होता है वो भी इसमें आएगा। यानी कि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये इसके अंदर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं अपने नंबर 4 की ओर। हाँ, ना, हाँ जी, ना जी, इसलिए, क्योंकि, ये सारे के सारे शब्द इसमें आएंगे। लिखिए भाई 4 नंबर कौन सा था अपना? परिमाणवाचक। नंबर 4 पर था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे लिख लेना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक हमने विशेषण किया था, अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब इसमें ज़्यादा माथापच्ची हम करेंगे नहीं, फटाफट कर लेते हैं। परिमाणवाचक
ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता या न्यूनता का बोध कराता है। अधिकता या न्यूनता का बोध का मतलब होता है ज्ञान भाई, बोध कराता है या कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक हमने कर लिया था। परिमाणवाचक विशेषण है इनकी माप तोल संबंधी ज्ञान, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में। अब सर क्या करें? अब ले लेते हैं अपने उदाहरण। अपना एक ही काम है उदाहरण देना, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से ये सारी बातें समझ में आएगी। लिखिए उदाहरण वह उतना ही भार उठा पाएगा। वह उतना ही भार उठा पाएगा। अब देखिए भार को क्या करेंगे? मापेंगे, तोलेंगे या गिनेंगे? बताइए। ऐसे थोड़ी ना कहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना? यानी कि इसको तोलेंगे, मापेंगे, वो किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक में। चलिए 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। उसकी नाक में पानी अधिक बह रहा था। क्या बह रहा था? अधिक बह रहा था। अब देखिए इसमें आपको समझ में आया? अब देखो अधिक, पानी को मापेंगे, क्या करेंगे? पानी को मापेंगे। बेचारी की सेडो आन तो होसी, पानी ज़्यादा बहन तो होसी, इसलिए क्या है कि पानी अधिक बह रहा था। रोज़ टोपा कम पड़ता, आज टोपा ज़्यादा पड़े, जुकाम ज़्यादा तेज लाग गयो। तो प्यारे मित्रों, अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे वाली वीडियो में हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भेद की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।